तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम। देखिए, आज है 2 नवंबर और आज की जो करंट अफेयर की क्लास होनी है, इस क्लास में देखिए मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन कवर करे थे, उसके साथ साथ वन लाइनर की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन करे थे। दरअसल मैं अपनी इस करंट अफेयर की क्लास में वे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि संभावित आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके अंदर स्टैटिक भी जोड़ी है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, पीडीएफ की बात करूं तो कल की वीडियो का पीडीएफ भी आपको अभी तक नहीं मिला होगा। कल की वीडियो का पीडीएफ और इसका पीडीएफ मैं अभी इस क्लास के तुरंत बाद ही अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा ड्रीम जॉब 77 के नाम से, इस पे ये वाला लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, सभी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे। क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा 5 स्टार के साथ रख सकते हो आप इसको। तो 5 स्टार के साथ ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में संभावित बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, यूनेस्को के बारे में आप ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, यूएन के अंदर एक काम करने वाली संस्था है जिसको UNESCO के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन किया गया था 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस, यहां पर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसने किया क्या है, देखिए भारत के अंदर एक शहर को साहित्य शहर बनाने की घोषणा की। साहित्य शहर बनाएगा यानी कि साहित्य से रिलेटेड, पुस्तकों से रिलेटेड ये शहर होगा। तो कौन से शहर को किया गया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। शहर है कोझिकोड। कोझिकोड केरल के अंदर पड़ता है, केरल के अंदर है। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा जो है ये 40वीं साइट बनी थी भारत में और 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। जयपुर की बात करें तो 2019 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। भारत के अंदर कुल साइटों की बात करें, जैसे कि मैंने बताया यूनेस्को की कुल साइट 42 हैं और 42 में के जो मिश्रित साइट है वो एक साइट है जिसको कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा। और प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की बात करें, दरअसल जो यूनेस्को है वो उन साइटों को भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर उन साइटों को संरक्षण प्रदान करती है जिसका कुछ ना कुछ या तो प्रकृति के लिए कोई महत्व होता है या हिस्ट्री में कोई उसका महत्व रहा हो, तो उन साइटों को संरक्षण प्रदान करती है ताकि वह भविष्य में खराब ना हो। तो यदि बात करें हम यूनेस्को के अंदर प्राकृतिक साइट की तो ये 7 साइट आ जाएंगी। 1 और 7 मिलाकर 8 हो जाती हैं और प्लस 34 अन्य साइट हैं, कुल मिलाकर 42 साइट यहाँ पर हो जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल जो हैं, देखिए ये चीजें अलग हैं, जो 42 साइट हैं ये अलग हैं और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है भारत के अंदर ये 14 घोषित की गई है। इसमें आप हाल ही में देख सकते हो पश्चिम बंगाल का एक उत्सव है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा को 2020 में शामिल किया गया था सांस्कृतिक विरासत स्थल में। उससे पहले की बात करूं तो आपने 2 और याद रखने हैं। 2010 में देखिए छाऊ और कालबेलिया, इन 2 नृत्यों को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में घोषित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। करंट अफेयर की बात करूं तो ये मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे हैं। हालांकि काफी क्वेश्चन बने हैं लेकिन जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं को मैं यहां डिस्कस करूंगा। जर्मनी की पूर्व चांसलर है जिनका नाम है एंजेला मार्कल। इनको देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होयसाल मंदिर जो है भारत के अंदर, हाल ही में मैंने बताया पहले 40 साइट थी, अभी 2 साइट और जोड़ी गई हैं जिसमें 42वीं साइट जो है होयसाल मंदिर है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। उसी तरह जो 41वीं साइट शामिल हुई है इसके अंदर वो शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। मुंबई का एक भायखला रेलवे स्टेशन है, इसको यूनेस्को में एशिया जो प्रांत है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करें, एशिया प्रांत के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार है ये दिया गया है 2023 का। यूक्रेन की बात करें, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध होने की वजह से ये स्थल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐतिहासिक बंदरगाह है, एक शहर है
जिसका नाम है ओडेसा। देखिए उड़ीसा नहीं है, ओडेसा यूक्रेन का शहर है। इसको भी यूनेस्को की साइट में रखा गया है, विश्व स्तर पर रखा गया है इसको। आगे बात करूं तो देखिए प्राकृतिक जो साइट हैं ये 7 साइट हैं, हालांकि आप यहाँ सोचोगे कि 8 साइट हैं इस तरह से ये, लेकिन नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जो फूलों की घाटी है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आती है। काजीरंगा, केवलादेव और मानस ये एक ही सन में घोषित किए गए थे प्राकृतिक स्थलों में 1985 में। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, याद कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मैग्रोव वनों के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। 1987 में इसको शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट जो है देखिए ये भारत है, तो ये भारत का जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो जैव विविधता की वजह से यहाँ पर देखिए इतने राज्य भी पश्चिमी घाट से लगते हैं। 2012 में इसको प्राकृतिक स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे बात करें तो देखिए हाल ही में होयसाल मैंने अभी बताया है, ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, धोलावीरा 40वीं साइट, ये 41वीं और ये आ जाएगी 42वीं साइट। उसके बाद देखिए काकतीय रुद्रदेव यानी कि रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना के अंदर, इसको 2021 में यानी इन दोनों को 2021 में घोषणा की गई थी, शामिल किए गए हैं यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थल के अंदर। सबसे पहलों की बात करूं तो ये 4 स्थल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों याद होने चाहिए। वैसे तो देखिए एक बच्चा यदि तैयारी कर रहा है, अच्छे से प्रिपेयर करना, मतलब पेपर को पास करना चाहता है, तो उसे 42 साइटों का जगह पता होनी चाहिए, उनके थोड़े थोड़े फैक्ट पता होने चाहिए। 42 देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। 1983 में इनको शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये जो आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं, एलारो की गुफाएं और ताजमहल। सूर्य का कोणार्क मंदिर ओडिशा के अंदर है। 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ये देखिए भारतीय नोटों पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सांची का स्तूप आ जाएगा। 1989 ईस्वी के अंदर रानी की वाव, 2014 में हम्पी स्मारक जो है 1986 कर्नाटक के अंदर जो है शामिल किए गए। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कब कब शामिल किए गए, क्योंकि इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने न्यूज की फॉर्म में रखा है, इसको क्वेश्चन की तरह नहीं बनाया, डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से लॉक्ड है ये भी, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। दरअसल हुआ क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते हुए हैं डेवलपमेंट के लिए। भारत 3 डेवलपमेंट के लिए कर्ज देगा और उन्हें डेवलपमेंट भी करेगा। कहां पर करेगा? तो बांग्लादेश के अंदर करेगा। कौन कौन से हैं? तो ओखरा अगरतला, अगरतला त्रिपुरा में है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। दूसरा जो समझौता है ये खुलना और मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना, 2 ये हो गए। और एक है यहां पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट के लिए 2022 में समझौता हुआ था, लेकिन अब इस पर मोहर लग चुकी है और इसके लिए जो ऋण प्रोवाइड कराएगा वो 1.6 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है वो देगा और इसको डेवलप भी करेगा। तो तीनों के नाम रट्टा मार लीजिए, आपसे एग्जाम में या तो हाँ करके पूछा जाएगा या नहीं करके। किन 3 प्रोजेक्टों को शामिल किया गया है या डेवलपमेंट के लिए, या किन 3 प्रोजेक्टों के लिए समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ, ये आपको याद होने चाहिए। तो तीनों के तीनों का रट्टा मार लीजिए। आगे देखिए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप एग्जामों में देखते हो मैपिंग से क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की लोकेशन क्या है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है देखिए ये भारत के वेस्ट बंगाल, इधर आसाम आ जाएगा, यहाँ मेघालय आ जाएगा, यहाँ पर त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, मिजोरम आ जाएगा। इस तरह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसकी जो सीमा है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, तो इन सभी में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कितनी करता है? तो ये करता है 4096.7। तो इतनी सीमा साझा करता है। और सबसे बड़ी जो सीमा साझा होती है इसकी वो पश्चिम बंगाल के साथ होती है। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, हाल ही में जो अप्रैल में चुनाव हुए थे तो उसमें इनको चुना गया था, ये है मोहम्मद शाहबुद्दीन। प्रधानमंत्री यहाँ पर शेख हसीना काफी लंबे समय से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी आ रही हैं। संसद जो है जातीय संसद के नाम से जानी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है, इसको ढाका में ही बनाया गया था। और देखिए
इसके अंदर 7 देश आ जाएंगे। 1996 ईस्वी में इसको बनाया गया था। घोषणा देखिए, स्वतंत्रता की जो घोषणा होती है, दरअसल भारत जो है, भारत और पाकिस्तान जो है 1947 में आजाद होते हैं। तो भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ता है, एक उत्तरी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरह से जो पाकिस्तान है दो हिस्सों में था, एक बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, एक पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसको बांग्लादेश का जो नाम पड़ा 1971 में, क्योंकि भारत ने यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास चलाया। सैन्य अभ्यास के तहत इसको आजादी दिलाई पाकिस्तान से और ये स्वतंत्र राष्ट्र बना। विजय दिवस की घोषणा जो की थी इसने 16 दिसंबर 1971 को की थी। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है, कबड्डी है। और ये देखे 2018 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, कि यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है बांग्लादेश का वो कटहल है। हालांकि ये कटहल श्रीलंका का भी राष्ट्रीय फल है। प्रमुख नृत्यों की बात करें तो ढली नृत्य आ जाएगा और कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य जो है राजस्थान के अंदर भी मनाया जाता है भारत में, और यहाँ पर भी ये नृत्य फेमस है। आगे बात करें तो आजाद घोषित करने वाला सबसे पहला देश भूटान था। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर हकब्बो आ जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा नाम जरूर है, यानी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर माउंट हकब्बो है। राष्ट्रपिता जो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है राष्ट्रपिता। जैसे भारत के अंदर गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, उसी तरह यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को दी गई है। भारत बांग्लादेश के बीच जल व्यापार समझौता 1972 आजादी के 1 साल बाद ही होता है। और 100वां संविधान जो संशोधन है ये भारत और बांग्लादेश जो है भूमि विवाद से संबंधित है। दरअसल यहाँ पर एक 3 बीघा भूमि विवाद था, उसको भी निपटाया गया है इसके तहत। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 100वां संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश भूमि विवाद से संबंधित है। भूमि विवाद, भूमि विवाद से संबंधित। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन रखना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को रखना चाहिए क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। भविष्य भी 2034 की बात हो रही है। 2034 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी को लेकर एक न्यूज निकल कर आई है। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जितनी भी स्टैटिक जो फीफा से बन सकती है, फुटबॉल से बन सकती है, वो सब हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। यदि वीडियो तो आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को। फीफा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 की बात। दरअसल हुआ क्या है, 31 अक्टूबर को इसकी मेजबानी के लिए बोली लगने की अंतिम तारीख थी। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख थी कि जो नॉमिनेशन कर देगा वो ही भविष्य में जाकर इसकी बोली लगेगा। होता क्या है, जितने भी बड़े इवेंट होते हैं एक तो वो 4 साल के अंतराल में कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके साथ साथ उनकी मेजबानी के लिए 7 वर्ष पहले घोषणा करनी आवश्यकता होती है। तो 7 वर्ष पहले, हालांकि ये थोड़ा सा पहले हो रहा है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 31 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि मैं 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसके लिए बोली नहीं लगाऊंगा। 2034 के लिए बोली लगाने वाले केवल 2 ही देश थे, एक सऊदी अरब था और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। अब एकमात्र देश सऊदी अरब बचा है, तो हो सकता है कि भविष्य में जो है 2034 जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। उसके साथ साथ 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी की भी बात आई है, तो उसको तो अभी हम नहीं करते। मेजबानी की घोषणा हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी, दोनों की घोषणा हो जाएगी। बात करें इसके जब इसका गठन किया गया है तो 21 मई 1904 ईस्वी को इसको बनाया गया था, गठन किया गया था। इसको जो बनाया गया था ये पेरिस फ्रांस के अंदर इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए बनाया तो इसको पेरिस के अंदर गया था, लेकिन हेडक्वार्टर जो है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबरों की बात करें यानी कुल सदस्य देशों की बात यदि करते हैं तो 211 इसके अंदर सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके अंदर जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष के रूप में जो काम कर रहे हैं वो गिनी इन्फेंटिनो है। प्रथम स्थान पर जो है इसकी जो रैंक होती है, प्रथम स्थान पर रैंक है 2022 का वर्ल्ड कप जीतने वाला अर्जेंटीना।
भारत की रैंक की बात करूं तो पहली बार ये 100वें स्थान में यानी टॉप 100 में शामिल हुआ है। इससे पिछले साल जो था 101वीं रैंक पर था और अभी जो है फीफा में भारत की रैंक 100वें नंबर की है। खेल करंट अफेयर की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका लॉक है, आप में कुछ बच्चों ने तो पढ़ भी लिया, कुछ बच्चों ने तो इसको पढ़ भी लिया होगा। 2028 के लॉस एंजलिस वाले जो ओलंपिक होने हैं, ये ओलंपिक की बात है, अभी हम फीफा की बात कर रहे थे। तो 2028 में होने हैं लॉस एंजलिस के अंदर ओलंपिक। ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो पहला आ जाएगा बेसबॉल, दूसरा T20 आ जाएगा, स्क्वैश आ जाएगा, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। पांचों के पांचों गेमों का रट्टा मार लीजिए, आपसे या तो हाँ करके पूछेगा या नहीं करके, कौन से को शामिल किया गया, कौन से को नहीं शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। एशियाई खेलों के बारे में बात करूं तो एशियाई खेल जो है, देखिए ये एशियाई खेलों में 3 मैंने अभी इस क्लास में करा रहा हूं, जैसे जैसे क्लासें बढ़ती चली जाएंगी 3-4 और मेंबर कराऊंगा आपको, ये व्यक्ति कराऊंगा जो आपसे 101% जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है उसमें पूछा जाएगा या भविष्य में कोई एग्जाम होगा तो उनमें पूछे जाएंगे। क्योंकि हाल ही में एशिया गेम हुए हैं, 2022 के थे, 23 में कंडक्ट कराए गए हैं, 1 साल लेट हुए हैं ये गेम। तो इनसे ये देखिए महिला भाला फेंक जो है जिनका नाम है अन्नू रानी, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा आ जाएगा एथलीट्स हैं जिन्होंने 5000 मीटर की रेस की है, पारुल चौधरी। और तीसरे गोला फेंक वाले हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इनके नाम इंपॉर्टेंट है। कौन किस खेल से जुड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, कौन सा मेडल जीता है ये इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बात करें फुटबॉल के फैक्ट्स क्वेश्चनों की। जो फैक्ट क्वेश्चन केवल और केवल एसएससी बनाती है और कोई नहीं बनाता। हालांकि अभी हाल ही में हमने पेपर देखा है पैट का, तो पैट के पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन थे काफी। हालांकि उन क्वेश्चनों को कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी फैक्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं। लेकिन खेल फैक्ट केवल और केवल एसएससी बनाती है। फुटबॉल फील्ड की जो मैदान की लंबाई होती है देखिए 90 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है ये 68 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। कुल खिलाड़ियों की संख्या यानी एक टीम में 11 होते हैं और 11-11 करके 2 टीमें होती हैं जब खेलती हैं। तो 90 मिनट का पूरा मैच होता है, 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जो ब्रेक टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। 120 मिनट का कुल अतिरिक्त समय को मिलाकर इंटरनेशनल कोई मैच ज्यादा से ज्यादा 120 मिनट तक हो सकता है। मानक सॉकर की बात करें, ये जो आप ये देख रहे हो, ये जहां पर गोल किया जाता है, ये जो नेट होता है, इसकी जो चौड़ाई है ये 7.32 मीटर है, यानी कि 24 फीट आ जाएगी। 8 फीट होती है इसकी गहराई, जो अंदर को गहराई होती है ये 8 फीट होती है, यानी कि 2.44 मीटर। बात करें देखिए पेनल्टी शूट आउट की, ये एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। देखिए यहां से जहां से खड़ा होकर पेनल्टी शूट हो जाता है और उसके बाद यहां पर गोल किया जाता है, तो इसकी लंबाई पूछिए कितने मीटर होती है। 11 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बस इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन काफी फैक्टेड क्वेश्चन थे, काफी मैंने स्टैटिक भी अच्छे से करा दिया आपको। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि यहाँ तक आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी, तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी वीडियो को रिच मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाएगा। कमेंट जरूर करें कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, पढ़ाने का तरीका सही है या कोई और चेंजेस करने हैं। धीरे धीरे क्लासे जो क्वेश्चन है बढ़ते चले जाएंगे और 10-12 क्वेश्चन हम डेली के डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और है, आपको पीडीएफ बता देता हूँ फिर दोबारा। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ड्रीम जॉब 77 और उस पर ये वाली आपको इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये इमेज है ये आपको मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा।